बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुरइसरार अमवात। वो शदीद कहरे में लिपटी हुई एक गहरी स्याह और यकबस्ता रात थी। अंधेरे की काली चादर ने हर शय को अपनी लपेट में लिया हुआ था। मेरे इर्द गिर्द मौजूद ऊंचे ऊंचे मुहीब दरख्त किसी देव की मानंद तने खड़े थे। मैं महकमा जंगलात में ऑफिसर था और इस वक्त मैं और मेरा एक असिस्टेंट एक दलदल के किनारे पड़े हुए जानवरों की लाशों के पास खड़े थे। ये दो भैंसे थे। मैंने झुककर टॉर्च की रोशनी में इनका गहरी नज़रों से जायज़ा लिया। ऐसा महसूस होता था जैसे ये दोनों बुलंदी से गिरे हों। इनके जिस्म अभी गर्म थे, मतलब इनकी मौत वाक़या हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी। यहाँ पास ही एक बुलंद पहाड़ी थी जो इस वक्त अंधेरे में एक हैबतनाक मंजर पेश कर रही थी। इन दोनों की मौत बुलंदी से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा रात के इस वक्त ये चट्टान पर क्या कर रहे थे और फिर दोनों बैग वक्त कैसे गिर गए। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, सर जी, मैं तो आपसे पहले दिन से ही कहता आया हूँ, ये जंगल एक बेद है, एक इसरार है, एक ऐसा बेद जो आज तक किसी पर नहीं खुल सका। मेरे असिस्टेंट के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अभी इसकी बात पूरी ही हुई थी कि पास मौजूद दरख्त का तना इतनी ज़ोर से 2-3 बार हिला जैसे किसी ताकतवर अफरीयत ने इसे पूरी कुव्वत से हिलाया हो। मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया था। इसके बाद कुछ देर तक वहशतनाक सन्नाटा छाया रहा। इतना सन्नाटा कि इस वक्त अगर पिन भी गिरती तो इसकी आवाज़ भी वाज़ेह तौर पर सुनाई देती। मैं और मेरा असिस्टेंट दोनों ही अपनी जगह पर साकत खड़े थे। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। मैं और मेरा असिस्टेंट वहाँ से वापस आ गए। सुबह हमने वो लाशें वहाँ से उठवा ली थीं। अभी हम इन भैंसों की पुरइसरार मौत के बारे में अंदाजे ही लगा रहे थे कि अगले दिन ऐन इसी जगह मज़ीद कुछ जानवरों की लाशें पाई गईं। ये लाशें गश्त पर ममूर एक सिपाही ने दरियाफ्त की थी और हैरत की बात यह थी कि इनकी मौत भी बिल्कुल उसी अंदाज में हुई थी, यानी चट्टान पर से गिरने से, और टाइम भी तकरीबन वही था, जो एक बिल्कुल ही अनहोनी सी और अक्ल से मावरा बात थी। सर जी, मेरे जहन में एक ख्याल गर्दिश कर रहा है। उसकी आवाज़ दूर से आती हुई महसूस हुई। वो क्या? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। सर जी, मेरा ख्याल है कि जानवर खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मैं इसकी बात सुनकर बेख्तियार चौंक उठा। वो अपनी बात कहकर उठकर चला गया, लेकिन इसकी ये बात मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। जानवरों की पुरइसरार हलाकतें जारी थीं और आने वाले चंद दिनों में हमें इसी जगह से मज़ीद जानवरों की लाशें उठानी पड़ी। ये बात छुपी न रह सकी और एक रिपोर्टर ने मुकामी अखबार में इस बारे में छाप दिया। इसके बाद मुझे हकाम की तरफ से इस मामले की जल्द अज जल्द छानबीन करने का कहा गया था। सर जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे असिस्टेंट ने कहा। इस वक्त हम उसी चट्टान के एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। ये ठीक वही वक्त था जिस वक्त उस चट्टान से गिरकर जानवरों की अमवात वाक़या हो जाती थी, और आज मैं तहैया करके आया था कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। हम पूरी रात सर्दी में ठठरते हुए पत्थर के पीछे छुपे रहे, लेकिन इस रात कोई वाक़या पेश ना आया। अगले चंद रोज़ तक हमारा यही मामूल रहा। हम रात फैलते ही इस चट्टान पर कहीं छुप जाते, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश ना आया। ये वाक़यात बंद होने के बाद मैंने भी सुख का सांस लिया, लेकिन मेरा ये इत्मीनान ज़्यादा देर कायम न रह सका। गश्त पर ममूर एक सिपाही ने वॉकी टॉकी पर एक बार फिर वही जहरनमा खबर मेरे कान में अंडेल दी। जहरनमा इसलिए कि अब मुझे ये खबरें जहर ही लगने लगी थीं। मेरे जहन में हर वक्त जानवरों की पुरइसरार अंदाज में वाक़या होने वाली अमवात घूमती रहती थीं। इस रात मैं देर तक नवाफिल अदा करता रहा। नवाफिल और दुआ के बाद मैंने कुरानी आयात आयतल कुर्सी समेत पढ़कर अच्छी तरह अपने ऊपर दम की और घने जंगल की तरफ निकल गया। मैंने अपना यूनिफॉर्म भी नहीं पहना क्योंकि इस वक्त मैं ड्यूटी पर नहीं था। कोहरे ने हर चीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ था। गुप्त अंधेरे और घने जंगल में मेरी टार्च की रोशनी किसी जुगनू की किरण की मानंद दिखाई दे रही थी। ज़मीन पर फैले हुए दरख्त के पत्तों पर जब मेरा पाँव पड़ता तो सूखे पत्तों की आवाज़ माहौल में एक अजीब सा समा पैदा कर देती। मैं आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात का दामन थामे हुए आगे बढ़ता चला गया। मैं चट्टान के करीब पहुंचकर गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लेने लगा। आखिरकार कई घंटों के जायजे के बाद मैं वहां एक गार के दहाने को दरियाफ्त करने में कामयाब हो ही गया, जो इस जंगल में पाई जाने वाली एक ख़ास किस्म की ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और गार में दाखिल हो गया। गार में कई बड़े साइज़ के चमगादड़ों ने बसेरा किया हुआ था। मैं इन्हें नज़रअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता गया। मेरी आंखें चौकन्ना और जबकि ज़बान पर कुरानी आयात का विर्द था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी मखलूक ने मेरे शाने पर झपटा मारा हो। मैं बिजली की सी तेज़ी से पीछे घूमा, लेकिन वो कोई चमगादड़ थी जो बिन बुलाए मेहमान पर नाराज़गी का इजहार कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में उसकी ऐसी कम और तैसी ज़्यादा की और आगे बढ़ गया। ये गार खम खाती हुई आगे बढ़ती ही चली जा रही थी।
کبھی مجھے ایسا بھی محسوس ہوا کہ جیسے غار اونچائی کی طرف جا رہی ہو۔ آخر کار ایک جگہ جا کر غار کا بظاہر اختتام ہو گیا۔ دہانے پر ویسی ہی گھاس نما جھاڑیاں تھیں جیسے شروعاتی دہانے پر تھیں۔ مختصر سی جدوجہد کے بعد میں انہیں پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میرے سامنے ایک بہت بڑی جھیل تھی جس کے آس پاس جھاڑیاں اور درخت تھے۔ وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جھیل سے ہلکی ہلکی بانپ اٹھ رہی تھی جو کہ مجھ تک بھی پہنچ رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بانپ نہایت سرد تھی۔ چند ہی ثانیے گزرے ہوں گے کہ وہاں جھیل کے پاس کچھ جانور پانی پینے آئے۔ ممکن ہے کہ یہاں تک رسائی کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہو جہاں سے یہ جانور یہاں آئے۔ بہرحال جانور جھیل سے پانی پینے لگے۔ پھر اچانک جیسے جانور کسی چیز کی آہٹ پا کر چونکے ہوں اور پھر اپنی جگہ ساکت سے ہو گئے۔ جھیل کے پانی سے ایک عفریت نما مخلوق برآمد ہوئی۔ اس کا جسم مکمل طور پر سیاہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ڈائناسور کے خاندان کی کوئی مخلوق ہو۔ سب جانور ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈائناسور نما مخلوق کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی برآمد ہو کر جانوروں پر پڑی اور وہ سب کے سب ایک ٹرانس کی کیفیت میں ایک طرف چل پڑے۔ میرے کانوں میں میرے اسسٹنٹ کے کہے ہوئے الفاظ گونج اٹھے، سر جی یہ جنگل ایک ایسا اسرار ہے جو کسی پر نہیں کھل سکا آج تک۔ مخلوق اب پانی میں غائب ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم بڑھائے اور غار سے ہوتا ہوا وہاں سے باہر آ گیا۔ میں نے فوراً اپنے اسسٹنٹ کو واکی ٹوکی پر چٹان پر پہنچنے کا کہا اور خود بھی وہاں چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور میرا اسسٹنٹ اس چٹان پر پہنچ چکے تھے۔ وہی جانور ایک جھنڈ کی شکل میں یہاں آئے اور جوک در جوک چٹان سے نیچے گرنے لگے۔ سادہ الفاظ میں وہ سب خودکشی کر رہے تھے۔ میں اور میرا اسسٹنٹ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائے۔ میں نے اعلیٰ حکام کو اس کے بارے میں لکھا لیکن انہوں نے میری بات کو درخور نہ سمجھا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کر پاتا میرا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ وہ مخلوق کیا تھی اور جانوروں کو خودکشی پر کیوں اور کیسے مجبور کر رہی تھی، یہ ایک ایسا اسرار ہے جو آج بھی ایک دبیز دھند کی لپیٹ میں ہے۔